वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा और आज हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे आसपास कोई भी अगर चेंजेस होता रहता है, मानिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि दूध से जैसे कि वो दही में बदलाव हो गया, या फिर जो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जब उसको खरीद के लेके आते हैं वो अलग फॉर्म में अलग टेस्ट में होता है और कुछ टाइम के बाद उसके कलर में टेस्ट में से चेंजेस आते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, ये जो भी सारे चेंजेस जो हमारे आसपास होते रहते हैं उसको हम क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन। और वही केमिकल रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं एक शॉर्ट तरीके से, मतलब इजी सिंपल तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या होता है, कैसा होता है, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी आता है ये बैलेंसिंग का मतलब क्या है और आपको ये केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की क्या जरूरत होती है। सो देखिए बच्चों, आपने बैलेंसिंग के बारे में कब देखा होगा, मानिए अगर हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो आपको पता होगा कि दुकान पे अगर हम जाते हैं, अगर कुछ सामान हमें खरीदना होता है या फिर हमें बेचना होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक बड़ा सा तराजू होता है। जो तराजू में क्या करते हैं, एक तरफ वो जो दुकान वाला होता है, मानिए आपको 1 केजी का सामान चाहिए, 2 केजी का सामान चाहिए, फिर आधा केजी का सामान चाहिए, वो क्या करेगा कि वो तराजू के एक तरफ वो क्या करता है, वो 1 केजी का, 2 केजी का या फिर हाफ केजी का पहले भी बताएगा, और दूसरी तरफ आपको उसी वेट का जो भी आटा चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चाहिए उसको वो दूसरी तरफ रखता है। और फिर क्या करता है, वहां पे वो बैलेंस करेगा, मतलब देखेगा कि दोनों तरफ के सामान वो एक दूसरे के साथ वहां पे सेम होते हैं या नहीं। और जब यहाँ पे दोनों तरफ की चीजें, मतलब लेफ्ट वाले आपके माने कि हाफ केजी का आप चावल लेने गए हैं तो आपके लेफ्ट तरफ अपने क्या करते हैं कि वो हाफ केजी का बीम रखते हैं, और राइट तरफ हम क्या करते हैं, जब वहां पे हम चावल रखेंगे और उसका भी वजन जब वहां पे हाफ किलो का हो जाता है, वो बीम बैलेंस वहां पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे हमको सामान मिल जाता है। तो बैलेंसिंग का बस मतलब ये है कि आपके जो आप सामान लेने जाते हैं दुकान पे, तो आप जितना सामान लेने गए हैं उसका क्वांटिटी हमारे एक जो मेजरिंग यूनिट के साथ, मानिए वहाँ पे हमने बीम रखा है, या फिर पहले जमाने में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहले आपका बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे पैसे या फिर मेजरिंग ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं था, अगर आपने मुझे क्या किया है, मानिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास भर के आपने मुझे चावल दिया है तो मुझे भी बदले आपको क्या करना पड़ेगा, वही गिलास भर के आपको आटा देना पड़ता है। मतलब वहां पे भी चीजों को क्या करते हैं, उसके शेप के अकॉर्डिंग, मतलब गिलास के अकॉर्डिंग या फिर कोई अलग अलग चीजें जो होता है उनके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये वाला सामान जो है इसके हिसाब से वो सही वेट का होता है या फिर ज्यादा होता है या कम होता है। तो उसी हिसाब से आज हम पढ़ेंगे जो एक केमिकल इक्वेशन होता है, हमने क्या पढ़ा था, उसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या है, एक होता है रिएक्टेंट पार्ट और एक होता है प्रोडक्ट पार्ट। रिएक्टेंट पार्ट को हम लिखते हैं लेफ्ट वाले साइड में और प्रोडक्ट पार्ट को हम लिखते हैं राइट वाले साइड में। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो केमिकल इक्वेशन होता है जिसके लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हमें बैलेंसिंग कैसे करना है। और जैसे कि हमने बताया बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड के जो भी सारी चीजें होते हैं आप लिए गए हैं वो राइट साइड की चीजों के साथ वहां पे सेम होगा, और जिसको मेथड को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग। तो अभी हम देखेंगे बैलेंसिंग होता क्या है और वहां पे हम बैलेंसिंग वहां पे कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, अगर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बैलेंसिंग से पहले पहले हर केमिकल इक्वेशन में एक लॉ को, एक रूल को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ता है, और वो लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता होगा कि हर एक एटम या फिर हर एक सब्सटेंस जो हमारे आसपास होता है सबका कुछ ना कुछ मास, जैसे कि हमारा भी कुछ मास होता है, मानिए हम पानी का बॉटल लेके आते हैं उसका भी कुछ मास होता है। सभी एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सबका मास होना जरूरी है, बिकॉज आपने 9th में चैप्टर पढ़ा था मैटर, जिसका डेफिनेशन क्या बता रहा है कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो वैसे ही अगर केमिकल इक्वेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का मास भी प्रेजेंट होगा, इसके वजह से तो मैटर होते हैं, इसके वजह से तो वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो कभी भी जब अगर हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं उसको बैलेंसिंग जब करने जाएंगे, मतलब लेफ्ट वाली चीजें राइट वाली चीजों के साथ अगर बैलेंसिंग करना है, हमें सेम करना है, तो वहां पे हमें ये लॉ को मानना पड़ेगा जो होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोल रहा है। सो
mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, and that is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. मतलब देखिए पहले उसके दो लाइन, ये तो रूल काफी बड़ा हो गया, तो पहले उसके एक एक पार्ट से हम समझते हैं। तो पहले स्टार्टिंग के टू लाइन हम देखेंगे कि लिखा गया है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? अभी मानिए अगर हम सामान लेने जाते हैं या फिर अगर खाना बनाते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, आपने मानिए कि एग्जाम्पल लिए हैं कि आपको चावल बनाना है और चावल बनाने के लिए आप क्या किए हैं, पानी लिए हैं और वहाँ पे चावल लिए हैं। तो अब मानिए कि आप चावल जितना डाले होंगे खाना बनाने के लिए, चावल को बनाने के लिए आपने जितना चावल डाला होगा कि मतलब खाना बनाने से पहले, आप देखिए कि जब चावल बन जाता है क्या होता है, उतने ही चावल जितना आपने अमाउंट लिया था उतने ही चावल का क्या हुआ, पका वाला राइस आपको चावल वहाँ पे मिल जाता है। मतलब आपने जितना वहाँ पे सब्सटेंस लिया, इंग्रेडिएंट्स लिया, उतने ही अमाउंट का आपका प्रोडक्ट बन गया। तो उसी तरह से क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन भी हो, कोई भी केमिकल चेंजेस भी अगर होता है, वहाँ पे क्या होगा, आपने जितने अमाउंट का सब्सटेंस लिया होगा, मतलब मानिए हमने 1 केजी का चावल अगर लिया है जो मतलब कच्चा था, और खाना बनाने के बाद भी क्या मिलेगा, आपको वही 1 केजी का पका हुआ चावल वहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका मतलब मैं एग्जाम्पल ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर चेंजेस अगर होता है, वहाँ पे उसका जो मास होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है, ये कभी बदलेगा नहीं। ये क्या होगा कि वो जैसा था वैसा ही रहेगा। इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, माने कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे भी जब हम खाना बनाने के लिए जितने भी मास का सब्सटेंस लिए होंगे, प्रोडक्ट के टाइम भी क्या होगा, वहाँ पे उतने ही अमाउंट का सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जहाँ पे लिखा गया है कि मानिए केमिकल इक्वेशन लिया गया है। हम मानिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ए केमिकल सब्सटेंस है, बी ए केमिकल सब्सटेंस है, और दोनों मिलके क्या बनाए हैं, ए बी ऐसा बोल के प्रोडक्ट बनाए हैं। कल हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड आपका रिएक्टेंट साइड होता है और राइट साइड प्रोडक्ट साइड। तो अभी मानिए तो एग्जाम्पल हम लिए हैं कि रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट होता है, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या आएगा। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए जो ए होता है, ठीक है, अगर मानिए एक एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि बकरी है, तो ये बकरी का मानिए वहाँ पे वेट कितना है, वहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगी, यहाँ पे वो बकरी का वेट यहाँ पे है 5 केजी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मानिए और एक बकरी हो गया जिसका भी वेट वहाँ पे क्या हो गया 5 केजी। तो मानिए वो अलग अलग जगह से थे, लेकिन मानो जो दोनों को हम क्या करते हैं, एक जगह पे अगर रखेंगे, मतलब एक जगह पे अगर वो रहना स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलिएगा इसका वेट और इसका वेट मिलके हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दोनों का वेट मिलके यहाँ पे क्या हुआ 10 केजी हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन भी अगर होगा, तो वहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट पे आप हो सकते हैं अलग अलग बहुत सारी चीजें वहाँ पे ले सकते हैं, बट उनका टोटल मास मतलब सबको अगर ऐड कर देंगे, ये रिएक्टेंट साइड उनका वेट वहाँ पे जितना था सबको ऐड करने की वजह से आपको प्रोडक्ट साइड भी क्या होगा, उतने ही अमाउंट का मास मिलने वाला है। जो हमने ये पहली बार पढ़ा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आपने जितना भी चीजें या फिर जितने भी आप वेट का सब्सटेंस यहाँ पे लिया होगा, आपको दूसरी तरफ भी उतने ही अमाउंट का सब्सटेंस मिलने वाला है, जो हमारा कौन बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वैसे ही अगर आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन भी अगर होगा, तो वहां पे भी रिएक्टेंट साइड पे आपने जितने भी वेट का, जितने भी अमाउंट का सब्सटेंस यहाँ पे लिया होगा फॉर द केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट के साइड भी आपको क्या मिलेगा, उतने ही अमाउंट का सब्सटेंस मिलेगा। और आपको कभी भी अगर केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है, तो वहां पे आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशन में क्या पढ़ा कि हर एक केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, ये वाला आपका है रिएक्टेंट वाला पार्ट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट। और हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन अगर होगा, तो वहाँ पे क्या है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे भी फॉलो करना पड़ता है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमने पढ़ा कि जितने भी सारी चीजें यहाँ पे आपके रिएक्टेंट वाले पार्ट में होते हैं और प्रोडक्ट के पार्ट में होते हैं, वहां पे वो क्या सेम होंगे, क्या डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि A प्लस बी, मानिए ये आपका एक रिएक्टेंट है, ये आपने एक सामान लिया है केमिकल इक्वेशन के लिए,
और दूसरा वाला ये एक और एक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट, मतलब इसका भी जो हमारा मास होता है ए एलिमेंट का बी एलिमेंट का जितना भी मास होगा, अगर उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो उसका जितना भी वैल्यू होता है, माने कि जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया कि ए का वेट मानिए अभी 5 kg है, बी का वेट भी क्या हो गया आपके 5 kg, तो अगर दोनों को अगर मिला देंगे तो वहां पे कितना केजी का मास हो जाएगा आपका 10 kg का। जो आपका क्या है ए और बी का अगर वेट को हम मास को मिला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 kg का। उसी हिसाब से अगर देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट साइड अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या लिखा गया है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू आल्सो द टोटल मास प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। मानिए कि ए का 5 kg का वेट था, बी का 5 kg का वेट था, जिसकी वजह से टोटल वेट जो क्या बना रिएक्टेंट साइड पे आपका 10 kg का। उसी तरह से अगर आप ए बी की बात करेंगे, सिर्फ ए बी की बात करेंगे, उसका भी वेट वहां पे कितना आ जाएगा आपका 10 kg। और वही क्या बता रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो यहाँ पे हम क्या लिखे थे कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब ये प्रोडक्ट साइड का आपका जो 10 kg का वेट होता है उसका वेट क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे जो भी सारे सब्सटेंस लिए गए हैं उसके मास के साथ, उसके वजन के साथ वहां पे क्या होगा इक्वल होगा। जो आपका कौन सा लॉ बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है कि हर एक केमिकल इक्वेशन का पहला स्टेप क्या है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड यहाँ पे जितने भी उसका मास होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट साइड के मास के साथ हमेशा क्या होगा वो इक्वल होता है। जो आपका क्या बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम आगे देखेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास के अलावा बाकी और कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मानिए हमने ए प्लस बी का ऐसे एग्जाम्पल देखे तो क्या है, अभी हम उसका एक रियल एग्जाम्पल जो ऐसे कि आपका बुक में लिखा होता है वो सब के वो से देखेंगे कि कैसे एक बैलेंसिंग इक्वेशन कर सकते हैं। तो अभी मानिए एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले यहाँ पे क्या लिया जिंक ले लिया। देन देखेंगे क्या है कि जिंक को हम क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास में हमने एक एक्टिविटी क्या पढ़ा था कि वहां पे जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने ऐसे हाथ से उठाकर क्या किया था बिकर में उसको डाला था और बाद में क्या किया था आपको याद होगा हमने उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ वहां पे वो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करने लगा। उसी जो एक्टिविटी को हमने किया था उसी का आज अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको याद होगा। हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर होता है हम क्या करते हैं उसके नाम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होता है आपका वर्ड इक्वेशन, और जहां पे उसके नाम के बदले अगर उसके सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम देखेंगे कि सपोज मानिए कि जिंक जो मेटल था, जिंक के छोटे छोटे पीसेस हमने लिया था उसको जब हम क्या करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ऐड करेंगे मिलाते हैं तो वहां पे क्या बनेगा। तुम्हें पता है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते माने 1 2 3 ऐसे अगर होते हैं वो सबको एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं हम ये प्लस वाला साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये क्या पढ़ेंगे अभी कि जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एरो क्या बता रहा है हमने पढ़ा था आपको याद होगा कि एरो में ये बताता है कि ये दोनों सब्सटेंस जब मिलते हैं वहां से क्या बनने वाला है या फिर कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे न्यूली बनेगा या फिर क्या यहाँ पे चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको जिंक सल्फेट, मतलब जब जिंक यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल गया आपको यहाँ पे क्या मिल गया जिंक सल्फेट। तो मानिए ये तो एक आपका वर्ड इक्वेशन है हमने इसको पढ़ा है पहले से ही, लेकिन और उसमें क्या क्या चेंजेस होगा। सो अब देखिएगा जब जिंक ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म जिंक सल्फेट और उसके साथ क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। अभी हम क्या करेंगे ये जो आपका कौन सा वाला फॉर्म होता है हमने पढ़ा है वर्ड इक्वेशन, आपको बार बार बोल रही हूँ ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे
जहाँ पे उसका नाम हम लिखते हैं, हमें क्या पढ़ा था बच्चों, उसको वर्ड इक्वेशन, बट वर्ड इक्वेशन में तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको और छोटा और सिंपल करके लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि जिंक का वहां पे हम क्या लिखेंगे? आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का क्या करते हैं, हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि ये जिंक वहां पे एलिमेंट है तो उसका सिंबल क्या आएगा यहाँ पे, Zn। तो देखिए यहाँ पे आ गया, जिंक के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Zn। तो उसी तरह से जब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का आएगा उसका भी फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, H2SO4। तो हमने जिंक के बदले उसका सिंबल लिखा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के बदले उसका सिंबल हमने क्या लिखा यहाँ पे, H2SO4। हमें पता है कि ये दोनों जो मिल जाते हैं वहां पे क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अभी जिंक सल्फेट के बदले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है वो, होता है आपका ZnSO4। और आपको ये पता होगा ये कैसे फॉर्मूला आया गया है, मैं बता देती हूँ। हमारा जिंक जो होता है उसका वैलेंसी हमने क्या पढ़ा था, कितना है, +2, और जो सल्फेट होता है उसका वहां पे वैलेंसी कितना होता है आपका, -2। और जो क्रिस क्रॉस मेथड जो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वो क्या है, कि ये जो अपना क्रिस क्रॉस मेथड में, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि जिंक का वैलेंसी सल्फेट के पास आ जाएगा, सल्फेट का वैलेंसी जिंक के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे, Zn2SO4। बट क्योंकि दोनों का सेम वैलेंसी है तो 2 और 2 एक दूसरे के साथ वो कैंसिल आउट होके आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnSO4। जो आपका ये फॉर्मूला बन गया ZnSO4। आपको लग रहा होगा ये कहाँ का मेथड है, आप देखिए अगर केमिकल इक्वेशन आपको करना है तो आपको उसको फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे, और जो आपका 9th में है, और ये क्रिस क्रॉस मेथड जो है उसके लिए आपको वापस से वैलेंसी चार्ट को एक बार जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूला लिखने के टाइम आपको वो इजी होगा। क्योंकि अगर फॉर्मूला आप सही लिखते हैं तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, बैलेंसिंग, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए आप लोग जैसे भी ये करने से पहले एक बार वैलेंसी चार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपके ये जो फॉर्मूला लिखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर हम देखेंगे कि जिंक सल्फेट का हमने क्या किया, क्रिस क्रॉस मेथड में उसका फॉर्मूला क्या होता है निकाला। उसके साथ साथ जो हमारा हाइड्रोजन गैस आता है उसका सबसे तो इजी वाला फॉर्मूला होता है कौन सा, आपका H2 गैस। तो जैसे कि हमने वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा वहां पे, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, जब उसका केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, हमने जिंक के बदले Zn लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड के बदले H2SO4 लिखे, फिर जिंक सल्फेट के बदले ZnSO4 लिखा, और हाइड्रोजन के बदले H2 लिखे। ये क्या होता है आपका केमिकल इक्वेशन होता है, जो क्या है एक बहुत ही सिंपल वे या फिर बहुत ही इजी वे से शॉर्टली हम क्या कर सकते हैं, उसके एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस को क्या कर सकते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है पढ़ा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने कि रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है, कितने सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो अभी हम देखेंगे ये जो केमिकल इक्वेशन अगर आता है उसको बैलेंसिंग करना कैसे है। अभी देखिए हमने बैलेंसिंग का मतलब क्या पढ़ा था कि लेफ्ट साइड के सब्सटेंस जो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होगा, आपके राइट हैंड साइड सब्सटेंस के साथ कैसे भी इक्वल होंगे। सो देखिए अभी जो ये इक्वेशन को बैलेंसिंग करना है, देखिए वहां पे पहले टेबल हमने क्या किया कि जैसे कि इसका सबसे इजी मेथड हम बोल सकते हैं कि जहां पे हम क्या करेंगे, सामान को जैसे कि लेफ्ट साइड कितना था पहले हम उसको लिख देंगे, राइट साइड कितना था पहले उसको लिख देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें जब उसको बैलेंसिंग करना, अभी देखिए दुकान के पास जाते हैं, अभी देखिए लेफ्ट वाले साइड में 1 kg का होगा, अभी दुकान वाला अगर यहाँ पे सामान डालता है उसको तो पता नहीं होता है ना कि 1 kg का ही है या ज्यादा है या कम है, तो वो क्या करता है, कहीं अगर कम हो गया तो और थोड़ा सामान डालेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करता है वहां से निकाल देता है। मतलब बार बार कोशिश करता रहता है कि कैसे वो प्रॉपर क्वांटिटी का 1 kg मतलब कैसे प्रॉपर हमें 1 kg का सामान वहां पे दे सकता है। तो उसी तरह से अगर केमिकल इक्वेशन को अगर हमें लिखना है तो उसको क्या करेंगे, पहले उसके हम 2 पार्ट करेंगे, कौन सा वाला, एक होता है आपका रिएक्टेंट में, जहां पर हम देखेंगे रिएक्टेंट में कौन सा वाला एलिमेंट कितने नंबर का है क्या है, और दूसरे वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट में ये एक एलिमेंट कितने कितने नंबर का है, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। सो अभी देखिए
यहाँ पे जितने भी आपके इक्वेशन हमने पढ़ा है कि जिंक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिंक सल्फेट होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो अभी देखिए उसका बैलेंसिंग का पहला स्टेप क्या आएगा। सो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, आपको देखिए कि ये बॉक्स में 3 अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट में लिखा गया है एलिमेंट, दूसरे पार्ट में आपने लिखा है रिएक्टेंट। जो आपका कौन सा वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट को हमने क्या पढ़ा, जिसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो हमारा राइट वाला पार्ट बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी पहले उसके एलिमेंट्स के हम नाम लिखेंगे। तो अभी तो आप में से कौन मुझे बता सकता है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। आपने ऑलरेडी 118 एलिमेंट हमारा होते हैं बोल के आपको पता है। तो उसमें से जो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो एक केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे से कौन से एलिमेंट यहाँ पे फाउंड होता है। सो अब देखिए पहला वाला एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, कि ये पहला वाला ही चीज मिल गया। कौन सा आपका, वो जिंक। तो देखिए जैसे कि जिंक पहला वाला एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ पहला वाला एलिमेंट हमें वहां से क्या मिला, Zn और जिंक। फिर दूसरा वाला एलिमेंट क्या आएगा, तो अभी देखिए दूसरा वाले एलिमेंट से पहले चलिए हम लिख देते हैं कि वो जिंक कितना है, रिएक्टेंट साइड पे कितना है और प्रोडक्ट साइड का आपको कितना मिलेगा। अभी देखिए अगर रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे तो वहां पे जिंक कितने नंबर का है, आपको देखिए उसका आगे पीछे तो कुछ लिखा नहीं है। और हमें पता है अगर किसी के आगे या पीछे कुछ अगर नंबर्स लिखे नहीं होते हैं तो वो कितना होता है वहां पे, 1 नंबर का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि रिएक्टेंट साइड उसके कितने नंबर्स ऑफ एटम हो, वहां पे 1 एटम वहां पे प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड वहां पे कितना बन गया। अभी देखिए प्रोडक्ट साइड अगर देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, जिंक के आगे या पीछे तो कुछ नंबर्स नहीं है, मतलब ये भी कितना है, प्रोडक्ट साइड आपका 1 ही प्रेजेंट है। इससे हमें क्या पता चला कि फर्स्ट स्टेप है कि जो एलिमेंट होता है वो आपको ढूंढना है। उसके बाद रिएक्टेंट साइड वहां पे कितने नंबर्स ऑफ वो एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड वो कितने प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया कि पहला एलिमेंट हमने चूज किया जिंक, जो रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में वहां पे कितना है, वो 1 ही है। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले एलिमेंट में जाएंगे। तो दूसरा वाला एलिमेंट मानिए हम जब यहाँ से आएंगे तो दूसरा वाला एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए वहां पे H सिंबल लिखा गया है। अभी मुझे आप में से कौन बता सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। और देखिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला कितना है, मैं कैसे पता करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको कभी भी जब एक एटम या सिंबल लिखते हैं उसके आगे या फिर अगर कोई नंबर लिखा होगा या फिर जैसे कि लिख सकते यहाँ पे उसके नीचे बहुत से नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिसिटी। आपने 9th में पढ़ा है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एटम और मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मानिए कि हाइड्रोजन लिखा है, अपने अभी देखा, तो भी देखिएगा रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर लिखा गया है, 2 नंबर लिखा गया है। मतलब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, तो हम क्या दिखाए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। आपको समझ में आया या वापस बताऊं मैं कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो आपके एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट का नाम था। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने नंबर का है, हमने देखा 2 नंबर का है, इसलिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरीके से जैसे कि हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, उसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट साइड आएगा, अभी देखिए प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन पूरा लास्ट में आपका प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे भी कितना लिखा गया आपको दिखा होगा, यहाँ पे भी 2 लिखा गया है, तो हम भी ये प्रोडक्ट साइड में क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। तो अभी ये क्या है, ये जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट मिल गए। पहला है आपका जिंक, सेकेंड वाला क्या है, हाइड्रोजन। अभी देखिए और कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए कि जिंक और हाइड्रोजन के अलावा, जिंक और हाइड्रोजन के अलावा क्या है, आपका जो तीसरा वाला एलिमेंट उसके पास प्रेजेंट है, जो क्या है आपका सल्फर। दिख रहा होगा आपको, ये हाइड्रोजन खत्म हुआ और फिर क्या आ गया आपका सल्फर, जिसका सिंबल क्या होता है आपका S। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट का नाम क्या है वहां पे S। अभी क्वेश्चन आता है ये कितने नंबर का होता है। अभी देखिए इसके भी ना आगे ना पीछे कोई नंबर लिखा गया है, मतलब वो भी कितने नंबर का यहाँ पे होगा, आपके 1 ही नंबर का होता है। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने रिएक्टेंट के नंबर्स लिख लिए तो अभी हम कहाँ पे आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट नंबर की तरफ कि वो कितना होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी जिंक के बाद जो S लिखा गया है, सल्फर लिखा गया है, वो भी वहां पे कितने नंबर का है, क्योंकि इसके भी आगे और पीछे कोई नंबर नहीं है, तो वो भी वहां पे कितने नंबर का होगा, वहां पे 1 ही नंबर का होगा। अभी हमें जिंक मिल गया,
हाइड्रोजन मिल गया, सल्फर मिल गया। तो अभी कौन से एलिमेंट बाकी है? तो अभी तो आपका लास्ट वाला ये एलिमेंट बाकी है, क्योंकि हमने तो बाकी से लिख लिए हैं। तो ये लास्ट एलिमेंट आपका क्या है? ऑक्सीजन, जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है, जो ये केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा, आपको याद होगा कि अगर हम एलिमेंट को फाउंड कर देते हैं तो अभी हम क्या करेंगे, उसके कितने नंबर्स वो रिएक्टेंट साइड होता है और कितने नंबर प्रोडक्ट साइड होता है, उसको हमें देखना होता है। तो मानिए अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आ गया, तो अभी हम क्या देखेंगे कि वो ऑक्सीजन कितने नंबर्स का होता है जो रिएक्टेंट साइड पे होगा। सो देखिए, अब ऑक्सीजन की जब बात करेंगे, यहाँ पे आपको कितना नंबर वो दिख रहा है? यहाँ पे आपको 4 नंबर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड का आपका ऑक्सीजन नंबर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे 4 आ गया। और उसी तरीके से अगर देखेंगे, अगर हम प्रोडक्ट साइड पे अगर आएंगे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन है और जिसका भी नंबर यहाँ पे कितना है? वहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया? यहाँ पे 4 नंबर। तो ये जो हमने अब बोलेंगे इतना सारा हमें क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आपको बैलेंसिंग करना होता है, तो बैलेंसिंग के टाइम हमेशा हमें लिखना पड़ेगा कि जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड पे थे, वो प्रोडक्ट साइड के साथ वो सेम हो रहे हैं या नहीं। सेम होगा तभी तो हम उसको बैलेंस बोलेंगे ना। तो इसके वजह से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड कौन से एलिमेंट के हैं और वहाँ पे कितने नंबर्स लिखा गया है, और प्रोडक्ट साइड जो होते हैं वहाँ पे भी ये एलिमेंट कितने कितने नंबर के होते हैं। अगर आपको ये पता चला कि हाँ, कि रिएक्टेंट साइड के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट और उसके नंबर्स जो थे वो आपके प्रोडक्ट साइड के साथ अगर इक्वल हो रहे हैं, सेम हो रहे, तो वो क्या है? आपका बैलेंस इक्वेशन। अभी देखिएगा कि जैसे कि रिएक्टेंट साइड जिंक 1 नंबर का है, प्रोडक्ट साइड भी 1 ही का है। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन भी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 होता है, प्रोडक्ट साइड में भी यहाँ पे 2 है। उसी तरीके से तीसरा वाला जो आपका एलिमेंट है सल्फर, जो भी क्या है? रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है? वैसे ही वहां पे 1 है। और हमारा लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, जो भी रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड पे भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो 4 एलिमेंट ये केमिकल इक्वेशन में हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, उसमें जो चारों के चारों एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे आपको जितने भी नंबर्स के यहाँ पे मिले हैं, प्रोडक्ट साइड भी आपको क्या मिलेगा? उतने ही सेम नंबर के मिलते हैं। और वही हमारा मेथड है जिसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग, जो क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे आपने जितने भी एलिमेंट लिए हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ एटम वहाँ पे प्रेजेंट थे, वही उतने ही नंबर ऑफ एटम कहाँ मिलेगा? आपको प्रोडक्ट साइड पे। और आपको ऐसा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखते वक्त कहीं भी आपको अगर मिल गया कि हाँ, रिएक्टेंट साइड के सब्सटेंस प्रोडक्ट साइड के सब्सटेंस के साथ इक्वल अगर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जो हमने क्या पढ़ा कुछ टाइम पहले, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में ये बताता था कि हमेशा मास क्या होगा? ना वो क्रिएट होगा, ना हम उसको बना सकते हैं, और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम घटा सकते हैं। लेकिन एक केमिकल इक्वेशन जब होगा, वहां पे हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट साइड हमने जितने भी नंबर्स ऑफ एटम का जितने भी मास लिया है, वो क्या होगा? आपके प्रोडक्ट साइड के साथ सेम होगा। इसलिए आपका क्या बताएगा कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि रिएक्टेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट उसके नंबर्स वहाँ पे जितने भी थे, और प्रोडक्ट साइड के उसके नंबर्स दोनों तरफ क्या है? वहाँ पे सेम है, दोनों का वैल्यू वहाँ पे क्या है? सेम आ गया। इसलिए वो आपको क्या बोलेंगे? इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि बैलेंस का मतलब ही है कि दोनों तरफ की चीजें, तराजू की जैसे कि हम सामान लेने जाते हैं, दोनों तरफ की चीजें समान होने से वो हमारा प्रॉपर क्वांटिटी होता है। उसी तरह से अगर केमिकल इक्वेशन भी अगर होगा और उसके रिएक्टेंट साइड के जितने भी सारे नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट साइड के साथ अगर सेम होते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये आपको करने से टेबल आपको ये थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये केमिकल इक्वेशन हुआ क्यों? बिकॉज उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा फर्स्ट रूल है, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस है नहीं है उसको जानने के लिए, जहाँ आपको टेबल से ये आइडिया आ जाए कि हाँ, रिएक्टेंट के नंबर्स ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर्स ऑफ एटम के साथ वहाँ पे सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हाँ, ये तो एक केमिकल इक्वेशन जब होता है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका हमें पता चल जाता है। अभी हम आगे देखेंगे, अगर मानिए कि फॉर